स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। गुजरात में बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ रही है और हिमाचल में रिवाज टूटने वाला है। ज्यादातर एग्जिट पोल कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन मोदी ऐसे करिश्मे कैसे कर पाते हैं? दरअसल मोदी 24x7 यानी कि 24x7 मशीनरी की तरह काम करते हैं। गुजरात में वोट डालते हैं, सीधे दिल्ली आते हैं और 2024 के लिए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र बताते हैं। आपको याद होगा कि जिस दिन यूपी चुनाव के नतीजे आए उस दिन मोदी गुजरात में रोड शो कर रहे हैं। मोदी की बीजेपी एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है। वहीं संसद का सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई। और इस बैठक के अंदर और बाहर मोदी विरोधी राजनीतिक दलों के कर्ता धर्ताओं ने जिस तरह की बातों को विपक्ष की स्थिति को बताती है, विपक्ष उन्हीं घिसी पिटी बातों के इर्द गिर्द घूमती है जो मोदी के खिलाफ बार बार और हर बार बेअसर साबित होते हैं। किसी ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनवाएंगे इस सर्वदलीय बैठक के बाद। लेकिन अगर चुनावी जीत हार की बात करें तो 2014 से अब तक हुए 90 विधानसभा चुनाव में 89 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है, सिर्फ जीती है 11। इस हिसाब से कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बनता है 20%। इसमें अगर गुजरात और हिमाचल के एग्जिट पोल के नतीजों को जोड़ दिया जाए तो 92 चुनाव में से कांग्रेस के पास सिर्फ 11 में जीत का रिपोर्ट कार्ड है। इनमें मध्य प्रदेश और गोवा जैसे राज्य भी हैं जहां चुनाव जीतकर भी कांग्रेस की सरकार टिक नहीं पाई। मोदी इलेक्शन प्लानिंग के मैकेनिज्म को जिस लेवल पर लेकर जा चुके हैं, विपक्ष अभी उससे अब कोसों दूर नजर आ रहा है। आज एग्जिट पोल के नतीजों के बाद 2024 में मोदी वर्सेस ऑल के मुकाबले पर आज करेंगे कुरुक्षेत्र में बहस। लेकिन ममता बनर्जी जब आज सर्वदलीय बैठक से बाहर निकली तो क्या कहा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर? ममता बनर्जी ने किस तरह से प्रधानमंत्री पर निशाना साधा? और गुजरात में चुनाव में वोट डालने के बाद जब प्रधानमंत्री सड़क पर निकले थे और अपने बड़े भाई के घर जा रहे थे, उसको लेकर क्या कुछ कहा? आइए सुनते हैं ममता बनर्जी को। They are the special people. It is the election commission duty. As a political party, we abide by the election commission. But what Supreme Court said, I do agree, cent%, that election commission also there should be some system for nomination of the election commission and all this. Election day roadshow is banned. But for them, they may be excused. This is the basic difference. वहीं कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अगर आम आदमी की तरह वोट डालते तो बड़ा अच्छा लगता। प्रधानमंत्री को इलेक्शन के समय अगर वोट डालने जाना था तो एक वोटर के तौर पे जाना था, उनको एक जैसे बतौर प्रधानमंत्री नहीं जाना था। उन्होंने अगर 600 मीटर दूर पे उतर के वहाँ से लोग दोनों तरफ से इकट्ठे हैं, अगर आप तस्वीरें भी देखिए कि लोगों को वेव कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, उससे मालूम होता है कि ये तो एक रोड शो उस जगह पे किया। अब हमारे पार्टी ने उस पर इतराज़ किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन सब चीज़ों का सबको मालूम है कि क्या माहौल है, उन्होंने उसको रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री जैसे इतनी बड़ी ओहदे पे जो हों उनको देखना चाहिए, इससे ज़्यादा उनकी शोभा बढ़ती। अगर शांति से चुपचाप गाड़ी आगे बिल्डिंग के बाहर रुकती, उससे आराम से निकल के अकेले अंदर वोट डालने जाते, उससे ज़्यादा लगता है कि प्रधानमंत्री ने एक बिल्कुल आम आदमी की तरह वोट डाला, वो ज़्यादा अच्छा लगता। तो ममता बनर्जी और पवन बंसल दोनों एक तरह की भाषा कह रहे हैं और प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री जब गुजरात में थे तो किस तरह से वहां प्रधानमंत्री के समर्थन में नारे लग रहे थे, ये तस्वीरें भी पूरे देश और पूरी गुजरात की जनता ने देखी। लेकिन मोदी से मुकाबला करने के लिए विपक्ष के पास कोई ठोस मैकेनिज्म नजर नहीं आता है। मोदी जिस चुनावी रणनीति के तहत अपना एजेंडा आगे चलाते हैं, जिस इलेक्शन मैनेजमेंट को लेकर वो चलते हैं, उसके मुकाबले में विपक्ष कहां ठहरता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। गुजरात के इलेक्शन में कांग्रेस ने बहुत कम प्रचार प्रसार किया और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लगे रहे और भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान गुजरात चुनाव के लिए राहुल गांधी सिर्फ एक बार गुजरात के दौरे पर पहुंचे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या 2024 के लिए विपक्ष के पास ठोस रणनीति है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टक्कर में विपक्ष के पास कोई नीति ही नहीं है। और यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे यह सवाल उठने लाजमी है। जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवक्ता बीजेपी के, बातचीत करने के लिए। चरण सिंह सापरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमानों को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन मैनेजमेंट की बात होती है। पिछले अगर हम
2014 से लेकर अब तक के चुनाव की बात करें, चरण सिंह सापरा जी, विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, वो हाशिए पर चली गई। क्या मोदी का मुकाबला करने के लिए आपके पास कोई इलेक्शन मैनेजमेंट या ठोस रणनीति अब तक नहीं मिल पाया आप लोग को? आप लोग बना नहीं पाए, तैयार नहीं कर पाए? देखिए विवेक जी, रणनीति तो बनती है, रणनीति हर समय में नई रणनीति बनती है जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति होती है उसके हिसाब से। सवाल यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का पुरजोर उपयोग कर रही है। ये हमने अभी गुजरात के चुनाव में भी देखा। सत्ता बल का पुरजोर उपयोग यानी कांग्रेस पार्टी ने जितनी कंप्लेन दी है इलेक्शन कमीशन को, कहीं पर एक बच्ची को यूज किया गया चुनाव के प्रचार के लिए, उसका अगर हमने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन दिया तो कोई उसका उत्तर नहीं। 1 तारीख को जब चुनाव चल रहा था फर्स्ट फेज का, तब नरेंद्र मोदी जी 55 किलोमीटर का अपना वो रोड शो निकाल रहे थे, उसके बारे में भी लिखा, उसके बारे में कोई उत्तर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब वोट देने जाते हैं तब वो वहां पर एक मिनी रोड शो करते हैं जी। क्या ये हर किसी को अलाउ है? तो इस तरह से सत्ता बल का जो दुरुपयोग करते हैं, या फिर पैसे की बात मैंने की कि किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स अगर हम देखें तो 92-93% जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है वो मात्र भारतीय जनता पार्टी को जाते हैं। वो किसके जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्या है, इसकी कोई तहकीकात नहीं होती है। बाहुबल की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि गुजरात के ही चुनाव में हमारे एक एमएलए कांति खरड़ी जो आदिवासी एमएलए है, उनको किडनैप कर लिया गया। हालांकि उन्होंने एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन को लिखित दिया था कि मुझे पुलिस की सुरक्षा दी जाए, मेरी जान को खतरा है, लेकिन उनको सुरक्षा नहीं दी गई, उनको किडनैप किया गया। वो कहीं छुप करके जंगल में बैठे रहे और फिर चुनाव के दिन वो आए हैं। तो ये तमाम सारी बातें हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का पुरजोर उपयोग करती है, जिस वजह से उनको वो एडवांटेज मिलता है। ठीक है, 2014 में जब इलेक्शंस हुए, आपने कहा कि अब सत्ता बल, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, बाहुबल, बहुत सारे अच्छे भारी भरकम शब्दों का आपने इस्तेमाल किया। सापरा जी, 2014 में 8 राज्यों में इलेक्शंस हुए, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा और सिक्किम। सिर्फ अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दे तो आप तमाम राज्यों में आप हार गए। 2014 की बात कर रहा हूं, 2022, 21, 20, 19, 18, 17, 16 की बात नहीं कर रहा मैं। इसके लिए अगर यह बार बार पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई ठोस रणनीति नहीं है, और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी रणनीति तय करते हैं, कल वो वोट डाले और उसके बाद सीधे बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए और 2024 के चुनाव पर चर्चा की। मैं उस लेवल के मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं सापरा जी। देखिए नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, उनको देश चलाने का दायित्व जो है वो देश की जनता ने दिया है। इसके लिए उनकी जवाबदारी बनती है कि वो चुनाव खत्म होते ही अगर तुरंत अपने प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाकर के प्रधानमंत्री का काम करने लगे तो वो अच्छी बात है। यही तो आदरणीय खड़गे साहब कहते थे कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके पास इतनी जवाबदारियां हैं। आज देश के ऊपर आर्थिक संकट आया हुआ है, रुपया डॉलर की तुलना में 83 रुपए तक चला गया है। उसके बाद में अगर हम देखें महंगाई जो है वो 45 वर्षों में इतनी महंगाई नहीं थी जो आज महंगाई है। बेरोजगारी देखें तो बेरोजगारी भी चरम पर है। ऐसे अनेक आदिवासियों के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, ऐसे अनेक मुद्दे, नौजवानों के, कामगारों के मुद्दे हैं जिस पर प्रधानमंत्री को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मात्र चुनाव प्रचार की एक मशीन बन करके घूमते हैं। वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का, चाहे वो महानगर पालिका या नगर परिषद का चुनाव हो। यही बात तो खड़गे साहब ने कही है कि प्रधानमंत्री के पास में एक बड़ा दायित्व है, पूरा देश चलाने का दायित्व है। अगर आप 27 दिन 24 दिन अगर गुजरात में ही चुनाव प्रचार करते रहेंगे, 33 रैलियां करेंगे, यानी आपका सारा कंसंट्रेशन आपकी सरकार मैं जवाब, अगर 40 मंत्री गुजरात के अंदर आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सरकार का काम कब होगा? यही तो मूल सवाल है जी। ये आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी पूरे देश की है, प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते, या प्रधानमंत्री को बीजेपी का प्रचार नहीं करना चाहिए। मैं जफर इस्लाम जी से इसका जवाब ले लेता हूं। जफर इस्लाम साहब ये कह रहे हैं कि मेरा ये कहना नहीं था, सुनिए। नहीं, मैं इसमें करेक्शन कर दूं जरा। बोलिए। आप थोड़ा सा एक्सीड कर गए, मैंने जो बोला उसको एक्सीड कर गए हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री जिस पार्टी से उस पार्टी का प्रचार तो कर सकते हैं, लेकिन उनका दायित्व बड़ा है।
उनको अपने प्रचार में कितना समय देना है और देश को चलाने में देश के मुद्दों पर कितना समय देना है, इस पे उनको अपना नजरिया रखना चाहिए, इस पे तय करना चाहिए, ये मैंने कहा है। ठीक है, जफर इस्लाम जी, आपका जवाब। देखिए विवेक जी, आज देश मजबूत हो गया, मजबूत है, पूरे दुनिया में भारत का वर्चस्व है, दबदबा है, इस बात को कोई ठुकरा सकता है? देशवासी सब जानते हैं कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी दुनिया भारत की ओर देखती है और भारत ने अपनी ताकत को, ऐसा नहीं कि ताकत एक दिन में ही जुटी, इस देश में ताकत है, उस ताकत को सही इस्तेमाल करने की जो लीडरशिप है, वो लीडरशिप जो है 2014 के बाद है। इसलिए आज दुनिया को इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ा कि भारत अब एक सॉफ्ट नेशन है, स्ट्रांग नेशन है। और वो इस वजह से है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप है, जो देश चलाना जानते हैं। ये तो हुआ एक्सटर्नल मामला। इंटरनल में आप देखिए, हर तरह से लोगों की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री, सड़क, बिजली, पानी, ये सारी चीजें जो है इन्होंने कही थी, उसको पूरा किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी। घर देने का, जिसके छत पे घर नहीं, उनको घर देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। सड़कें बनवाई, पानी, घर में पीने का पानी, इलेक्ट्रिसिटी जहां जहां तक नहीं पहुंची थी। जनता को क्या चाहिए? जनता को सुविधाएं चाहिए। उनके बैंक अकाउंट खुलवाए, उनको ट्रांसफर किया, उनको मजबूत बनाया, उनके हाथ थामे, उनको नहीं, वो कह रहे देश पर फोकस कम है, बीजेपी को जिताने पर फोकस ज्यादा है। तबका का हो, ये कांग्रेस पार्टी का सवाल है, इसलिए देश तो आगे बढ़ रहा है। ठीक कर दूं जी सापरा जी, एक सेकंड में आ रहा हूं मैं। जफर इस्लाम जी, एक मिनट सर, पूरी मेरी बात, अभी इतना देर टाइम, मेरी बात तो खत्म होने दीजिए। मैं इनका थोड़ा सा फोकस ठीक करना चाहता हूं, मुझे मौका। अरे सुन लीजिए, हमने किसी के बीच में नहीं बोला था। हाँ ठीक है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं इतना कह रहा हूं कि वो पार्टी के भी सुप्रीम लीडर हैं और देश के भी प्रधानमंत्री हैं। उन्हें अपना दायित्व निभाने का जो है तरीका आता है और देश इसीलिए मजबूत है और पार्टी मजबूत है। हम छुट्टियां मनाने वो नहीं जाते कि महीना भर छुट्टी मना लो, आज यहां निकले कल पता ही नहीं कहां चले गए। वो हर दिन 18 से 20 घंटे काम करते हैं, इसलिए अपना समय निकाल के काम करते हैं। और कोई भी काम उनके टेबल पे एक फाइल नहीं रहता है, ये आपको पता है ना, एक फाइल नहीं रहता, इसलिए कि फाइल कभी रोकते नहीं है, सब फाइल को क्लियर करने की आदत है। सापरा जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जफर इस्लाम कह रहे हैं कि छुट्टियां नहीं मनाते प्रधानमंत्री 24/7 काम दे देता हूं ना। सापरा जी, मैं आ रहा हूं। वारिस पठान हमारे साथ जुड़ा हुआ है, एक सवाल मैं उनसे ले लूं। वारिस पठान जी, ये लोग उस शासन को देखा जहां फाइल पड़े हैं और माल के चक्कर में फाइल रुके रहे। यहाँ ना तो करप्शन है, जफर जी ठीक है, ना तो कोई। जफर जी एक सेकंड में, वारिस पठान जुड़ गए हमारे साथ और हमारे साथ देश के लिए, देश के हित पे काम करने वाले और प्रदेश के हित पे काम करने की जो है कवायद है। जफर जी ठीक है, आपसे जवाब लेंगे। दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, वारिस पठान एमआईएम के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, जयेश शाह जुड़ गए, गुजरात के राजनीतिक जानकार माने जाते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वारिस पठान, जो सवाल मैं पूछ रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता से, मेरा सवाल सीधा है कि 8 साल में अभी तक मुद्दे का टोटा है। अगर हम इसी साल 2022 में उत्तर प्रदेश इलेक्शन की बात करें, उत्तराखंड इलेक्शन की बात करें, अभी हिमाचल और गुजरात में इलेक्शंस हुए हैं, उसके पहले भी जो तमाम इलेक्शंस हुए, सब जगह वही महंगाई, वही एंटी इनकम्बेंसी, वही हिंदू मुसलमान, वही मंदिर मस्जिद, लेकिन ये कभी मुद्दा नहीं बन पाया मोदी के अगेंस्ट। नहीं तो क्या बीजेपी में खाली मोदी है क्या? उनके सिवा कोई है नहीं क्या? ये भी बात नहीं है, मोदी को हराया जा सकता है, सही रणनीति हो, अगर विपक्ष बराबर इससे लड़े तो हराए। अब हम तो देखो हिमाचल प्रदेश में भी नहीं लड़े, हम लड़े सिर्फ गुजरात के अंदर। गुजरात में हम लड़े सिर्फ 13 सीटों के ऊपर लड़े, बाकी 169 सीटें हमने छोड़ दी इनके ऊपर, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। हराओ बीजेपी को, हराओ, अपना सीएम बनाओ, सत्ता के अंदर आ जाओ, मगर डेमोक्रेसी को मजबूत करना, चुनाव में हमने हिस्सा लिया और हम लोगों के पास लोगों के मुद्दे लेके गए। हमने कहा महंगाई जो इतनी बड़ी हुई है उसका क्या, हमने कहा कि 30 साल आपने कांग्रेस को दिए, 27 साल से भाजपा सरकार वहां पे सत्ता में, कांग्रेस हरा नहीं सकी 27 साल को, आपके पास कोई विकल्प नहीं था, हम एज एन ऑप्शन गए वहां पे। लोगों ने हमको पहले भी कॉर्पोरेशन चुनाव में दुआओं से नवाजा था, हमारे 23 कॉर्पोरेटर जीत के आए थे साल भर पहले। तो हमको यकीन है कि इस मर्तबा भी जो एग्जिट पोल आया, ये एग्जैक्ट पोल तो नहीं है, इसमें भी हमको अच्छे खासे वोट मिले हैं और जब 8 तारीख को डब्बे खुलेंगे तब पता चल जाएगा कि लोग की कितनी मोहब्बत है। मगर हम गए विकास, हमने कहा हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई है, हमको भी गुजरात की विधानसभा में हमारा हिस्सा चाहिए। आज हमने वहां पे जाकर लोगों को बताया कि आज देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग क्यों है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड, हम सत्ता में ले रहे,
कांग्रेस की सत्ता के अंदर 1984 से आज तक वहां पर कोई मुसलमान एमपी क्यों नहीं बना 1984 के बाद से? क्योंकि किसी को लीडरशिप बनाने का मौका ही नहीं दिया गया। तो हम लोग मजलूमों की, दलितों की, आदिवासी की, SC ST मुसलमानों की आवाज बनकर वहां गए और यकीन मानिए लोगों को वाकई में एक विकल्प के तौर पर ऐसा लगा कि MIM पार्टी जो आई है हम इसको विकल्प के तौर के ऊपर अब एक्सेप्ट करेंगे। अब लोगों का है, जनता जनार्दन है, लोगों का मैंडेट है, सबको आजमाना पड़ेगा। मगर ये अब से शुरू हो गए, ये लोग अभी से ठिकड़ा फोड़ना चालू कर दिया ये लोगों ने। ये लड़े इसकी वजह से। अरे हम लड़े सिर्फ 13 सीट के ऊपर, 14 थे। एक का नॉमिनेशन भरने के बाद उसने अपना जमीर को बेच दिया और कांग्रेस वाले ने उसको खरीद लिया कि उसको डर था कि हरा देंगे। अरे आप लड़िए। अब देखिए मेजर मुद्दे क्या थे वहां पर जाकर। बिल्किस बानो का भी एक मुद्दा था, नारी सम्मान की बात थी। हमारी देश की एक नारी थी जिसके कातिलों को, जैसे बलात्कारी जब बाहर आए तो उसको भाजपा ने संस्कारी ब्राह्मण का हम सवाल कर रहे थे, मगर ना कांग्रेस ने उनसे सवाल किया, ना आम आदमी पार्टी ने उनसे सवाल किया। हमने कहा कि बताइए आज किस तरह से एम्पावरमेंट होगा, किस तरह से हमारी भी आवाज सुनी जाएगी विधानसभाओं के अंदर। हमने मुसलमानों को टिकट, ये तमाम मुद्दे तो रहते ही हैं वारिस पठान जी। भाजपा सबका, ये तमाम मुद्दे तो रहते ही हैं, लेकिन एक और बड़ा मुद्दा रहता है, वो भी मैं आपको याद दिला दूं। को टिकट नहीं दिया वारिस पठान जी, एक और बड़ा मुद्दा रहता है। MIM बीजेपी की बी टीम है और एक कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां भी कहती हैं कि आप वोट काटने के लिए आते हैं, और यह मुद्दा भी हर बार की तरह इस बार भी फेल होता नजर आ रहा है पोल की तरह। टोटल इनका फेल होते जा रहे हैं। हर बार हम पे इल्जाम लगाए जाते हैं बेबुनियाद। इसीलिए मैंने क्या कहा, हम तो सिर्फ 13 सीट पे लड़े हैं ना। 169 सीट हमने आपके हाथ में छोड़ दिए, हरा डालिए, वरना आपके हार का ठिकड़ा हमारे सर पे मत फोड़िए बार बार। अभी देखिए आप कितनी जगह, अमेठी में हम नहीं लड़े थे ना, क्यों राहुल गांधी हार गए। इतनी जगहों के मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं, 2 घंटा डिबेट का एक्सटेंड हो जाएगा कि जहां पे हम नहीं लड़े वहां पर कांग्रेस हारी है और भाजपा जीती हुई है। मगर नहीं, ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने में नहीं मानते। जंग हो रहा है गुजरात में, चुनाव हो रहा है गुजरात में, और शहजादे साहब चल रहे हैं बॉर्डर पे लाल सिंह चड्ढा बन के। अरे गुजरात में आओ, जनता को जवाब दो ना। आप जवाब नहीं दोगे और फिर हमारे सर के ऊपर ठिकरा फोड़ दोगे, कहां से चलने वाला ये वाला बात। और 30 साल दिया था कांग्रेस को, 27 साल से क्यों चलिए भाजपा सरकार सत्ता में गुजरात में? हम लोग तो नहीं लड़े थे ना, आप ही लड़े। क्यों नहीं हराया आपने 27 साल में बीजेपी को? फिर किस तरह से आप बोल सकते हो हम वोट कटवाए, हम आए किसी का वोट काटने? सर हम किसी का वोट काटने में नहीं है, हम हमारे सापरा जी से जवाब लेता हूं, उसके बाद जय शाह आपके पास आता हूं मैं। 27 साल से आखिरकार मोदी की रणनीति को कोई चुनौती क्यों नहीं दे पाया? सापरा जी आपका जवाब। MIM के प्रवक्ता वारिस पठान साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कहीं और हो रही है, इलेक्शन कहीं और चल रहा है। इस तरह की रणनीति से क्या एक मजबूत विपक्ष तैयार हो पाएगा देश में? देखिए, बहुत ही हास्यास्पद बात यहां पर हो रही है। MIM के प्रवक्ता भी यहां पर कॉमेडी करने के लिए आए, मुझे लगता है। 13 सीटों पर लड़ रहे हैं और 8 तारीख को पता चल जाएगा कि आप न 3 में है न 13 में है। यही बात है और ये आपको माननी पड़ेगी। और उन 13 सीटों पर आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर ही आए हो। आप अगर कांग्रेस की वोट को काटोगे, वोट कटुआ पार्टी बनोगे, तो 13 सीट पर तो बीजेपी का फायदा करोगे ना। बस इतनी बात है। ये दुनिया को समझती भी है, शायद उन वोटरों को भी समझी होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप न 3 में रहोगे न 13 में रहोगे। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, जफर इस्लाम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जो है 18-18 घंटे काम करते हैं। अरे भाई, 18 घंटे काम करते हैं तो जो पेट्रोल का रेट है 100 के पार हो गया है, उसको 70 पे ले आइए ना। डीजल जो 98 रुपए हो गया है, उसको 58 रुपए पर ले आइए ना। गैस का बाटला जो है, जो 1100 रुपए हो गया है, उसको 400 पर ले आइए ना। 18 घंटे क्या काम करते हैं? खाने का तेल जो है वो 300 रुपए लीटर हो गया है, वो क्यों नहीं आप 150 रुपए पर ले आते हैं? इसी तरह से जो भाजी तरकारी जीवन आवश्यक वस्तुएं हैं, जिनके रेट जो है वो आसमान छू रहे हैं, 18-18 घंटे बैठ करके अगर आप जो है वो सूट बूट की सरकार चलाएंगे, अगर 2-4 उद्योगपतियों के लिए काम करेंगे, 2-4 उद्योगपतियों को सब कुछ दे देंगे, देश की धरोहर सौंपेंगे, तो फिर जनता भी ये देख रही है ना कि आप कर क्या रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं सापरा जी, डिबेट दर डिबेट, साल दर साल, चुनाव दर चुनाव देश के अंदर बढ़ती जा रही है। उसी के खिलाफ राहुल गांधी क्यों नहीं कर पाते? पदयात्रा सापरा जी पर निकले हैं। बहुत कॉमन जवाब आता है। मैं ये पूछ रहा हूं, डिबेट दर डिबेट, साल दर साल, चुनाव दर चुनाव, इन मुद्दों को आप कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाते? आप इनको पब्लिक सेंटिमेंट में क्यों नहीं तब्दील कर पाते हैं? क्या वजह है? वो कहते हैं कि आपके नेता छुट्टी पे चलते हैं आधा टाइम और आधा टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स से देश की राजनीति नहीं चलेगी, ये साफ तौर पर आपके ऊपर आरोप लगता है।
नहीं नहीं, ये आरोप तो बेबुनियाद है। मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी की आपने प्रचार की प्रणाली हर चुनाव की देखी होगी। अब मैं हाल ही की बात करता हूं, पिछली बातों में नहीं जाता हूं। गुजरात के चुनाव में भी इन्होंने क्या किया, चुनाव के इनके मुद्दे क्या थे प्रचार के? सद्दाम इनका मुद्दा था, लव जिहाद, मुसलमान, पाकिस्तान। अगर योगी आदित्यनाथ प्रचार करने आए तो उन्होंने भी गोधरा कांड की बात की, कर्फ्यू पर कर्फ्यू लग गया। अमित शाह ने कहा कि भाई हमने 10 साल पहले सबक सिखाया था, वो 10 साल शांति रही है। यानी जो ध्रुवीकरण का काम ये करते हैं, जो हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान की बात हमेशा करते हैं, वो बाकी सारे मुद्दों को कहीं ना कहीं ओवरशैडो करता है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी में और अमित शाह में अगर हिम्मत हो तो जो जमीन के मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा करें। गुजरात चुनाव के 25 दिन का प्रचार था, 25 दिन में इन्होंने ये बात नहीं की कि मोरबी में अगर 140 लोगों की मृत्यु हो गई तो उसकी जवाबदारी किसकी है, वो बड़ी मछली कौन थी जिसको सापरा जी, आपके नेता हिम्मत दिखाते और गुजरात से रोड शो शुरू करते, गुजरात से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते, तो हो सकता है, मुझे लगता है कि हत्यारे। और मैं कहना चाहूंगा कि जो जहरीली मैं जवाब ले लेता हूं, 70 लोग की मृत्यु हो गई। सापरा जी, मैं जवाब ले लेता हूं। अगर आपके लिए ये मुद्दे इतने गंभीर है तो आपने गुजरात से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए। तो आपने गुजरात से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए। सापरा जी, मैं जवाब ले लेता हूं। मैं जयेश शाह के पास जा रहा हूं, उसके बाद जफर साहब आपके पास आ रहा हूं कलेक्टिव जवाब के लिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड, ठीक है सापरा जी, एक सेकंड। जयेश शाह 27 साल गुजरात में, 8 साल। मैं जफर साहब एक सेकंड, मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूं, मैं एक आंसर लेके आपके पास आ रहा हूं, कलेक्टिव आप जवाब दे दीजिएगा। नहीं मतलब एंडलेसली बोल रहे हैं हमें। मैं एक सेकंड सर, जफर जी मैं आ रहा हूं, जफर जी रिक्वेस्ट है, मैं आ रहा हूं, इसके बाद आपके पास, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। आप एक आदमी को टाइम पे टाइम दिए जा रहे हैं और हमें नहीं सर, ऐसा कुछ पहले भी सही नहीं, पूरा टाइम नहीं दिया। एक सेकंड, अभी भी आप उनको ही पूरा टाइम दे रहे हैं। जफर जी, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जफर जी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई पर्सनल डिबेट नहीं हो रहा, मुद्दों पर ही बात हो रही है। जयेश शाह से मैं एक सवाल ले लूं, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। जयेश शाह 27 साल गुजरात में, जवाब दीजिए, 8 साल तो मुझे जवाब तो दूं। जयेश शाह से एक सवाल, एक आंसर ले लो, इतने देर में हो भी जाता। जफर जी मैं आ रहा हूं, 2 मिनट दे दीजिए, मैं आप ही के पास लौट रहा हूं। जय शाह, मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं, मोदी की रणनीति और उनकी जो स्पीड है, जैसा कि मैं एग्जांपल भी दे रहा था कि वोट किया और सीधे दिल्ली पहुंचे, बीजेपी मुख्यालय में आए, 5 राज्यों के विधानसभा और 24 के चुनाव पर चर्चा की। तो ये जो स्पीड है, इस स्पीड को कौन मैच कर पाएगा, या कोई मैच नहीं कर पाता है इसलिए मोदी आगे चलते हैं? मैं सापरा जी को सुन रहा था। मैं ये बात कहना चाहता हूं कांग्रेस को, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को 2017 में गुजरात की जनता ने 77 सीटें दी थी। 77 सीटें के साथ 42% वोट दिए थे। तो 2017 से 2022 के बीच में कांग्रेस ने क्या किया, वो जवाब जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास हम मांग रहे हैं, वैसे ऑपोजिशन के रूप में कांग्रेस के पास से ही मांग सकते हैं। गुजरात में कई मुद्दे ऐसे हैं जो कांग्रेस अगर चाहे तो वो मुद्दा उठा करके मुख्य विपक्ष से सत्ता पे आ सकते हैं। लेकिन गुजरात में कांग्रेस का क्या सिचुएशन हुआ है, वो जैसे मॉनसून में इंसेक्ट्स आते हैं ना, तो वैसे मॉनसून के इंसेक्ट्स जैसे बन गए हैं। जैसे 2017 में चुनाव में उन्होंने 77 सीटें जीत लिया, 77 सीटें जीतने के बाद 2-3 साल तक आराम किया, फिर स्थानिक स्वराज्य के चुनाव आए, स्थानिक स्वराज्य इकाई के चुनाव में उन्होंने आगे आए, फिर जाकर के फिर क्या करते वो लोग कि उन्होंने चुनाव जब आए तब जागते और तब काम करते। एक्चुअली उनको जमीनी लेवल पर सतत 5 साल काम करना चाहिए। उनको नहीं, वही बात जो हो रही थी कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स हो रहा है। लेकिन जयेश जी, गुजरात में क्या मुद्दा चला है? मोदी फैक्टर चला है या हिंदू मुसलमान चला है? हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं चला है गुजरात में, क्योंकि हम जमीनी लेवल पर काम किया है, फील्ड वर्क करते हैं। वी आर द सेफोलॉजिस्ट ऑल्सो, वी डू द ओपिनियन पोल ऑल्सो। तो गुजरात में मोदी का सिक्का चला है। उसमें ऐसा है, मैं ये समझाता हूं कि गुजरात में टीना फैक्टर अभी भी चल रहा है। टीना मतलब देयर इज नो अल्टरनेटिव। गुजरात की प्रजा इस बार वोटिंग कम किया, उसके पीछे रीजन ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी से मतदार नाराज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी के बावजूद उनके पास सक्षम विकल्प नहीं है, इसलिए वो किसी को वोट देने के लिए बाहर नहीं निकला। 6 महीने पहले आम आदमी पार्टी ने थोड़ा बहुत शुरू किया था, लेकिन फिर वो भी फिसल आउट हो गया। पहले थोड़ा को जनता के मन में थोड़ी गुस्सा जगाया था, फिर वो भी फिसल आउट हो गया। तो जनता के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, इसलिए वो वोट करने नहीं निकले।
भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव पहली बार ऐसा था कि इतना बड़ा रिबेलियन हुआ था। इतना बड़ा रिबेलियन होने के बावजूद, उनके कार्यकर्ता निष्क्रिय रहने के बावजूद भी कांग्रेस अपनी सीटें बढ़ा नहीं पा रही है। तो उसके पीछे कांग्रेस को आत्ममंथन और आत्मचिंतन करना चाहिए। जैसे ग्रुपिज्म भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन एक बार चुनाव घोषित आप होने ये के कह बाद रहे हैं कि वोटर बीजेपी से नाराज था, लेकिन वोटर के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है और कांग्रेस पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करती है, इसलिए कांग्रेस विकल्प नहीं बन पाई। अब जफर इस्लाम जी, आपका जवाब। कांग्रेस आरोप लगा रही है, आपने 2002 का जिक्र कर दिया, आपने पाकिस्तान का जिक्र कर दिया, आपने हिंदू मुसलमान कर दिया, और बाकी के चुनाव में अभी आप यही करते हैं, इसलिए जनता पोलराइज हो जाती है। भाई, जनता देख रही है कि एक ऐसी पार्टी है जिसको परिवार की चिंता है, प्रदेश की चिंता नहीं, और वहां उसके सामने बीजेपी खड़ी है जिसको प्रदेश और प्रदेश की जनता की चिंता है, और ये परिवार के लिए चिंता करते रहते हैं। तो फर्क तो वह पहचानती है ना। भरोसा उसको भारतीय जनता पार्टी में, विश्वास जो है उसको भारतीय जनता पार्टी में, और जो आशीर्वाद भी हो वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स और लीडर भारतीय जनता पार्टी को देती है। अब आप सही कहा किसी ने कि अगर ये मुद्दे बात कर रहे हैं, भाई आपके पास जो सबसे बड़ा लीडर, आपका सबसे बड़ा चेहरा है, जैसा भी हो, लोगों में पॉपुलैरिटी हो ना हो, लेकिन आपकी में तो पॉपुलैरिटी थी। आप तो कम से कम मैदान में उनको उतारते, मैदान से भगा दिया आपने। कमांडर अगर मैदान में ना हो तो आप जैसे लोग ऐसी बात करेंगे आके टीवी पे कि हमें ये था वो था। अरे भाई, कमांडर ही भाग गया तो क्या, इलेक्शन में तो कमांडर लड़ता है। आप तो सिपा सालार थे, आप कहीं दिखे नहीं थे कमांडर, तो सिपा सालार भी भाग गए। सिलेंडर पे बात करिए ना। हकीकत यह है कि आप पहले से ही वहां की जनता का ना जनता का विश्वास आपको प्राप्त है, ना जनता से आपने न जनता को आपने लुभाने की कोशिश की। आप तो डर के पहले भाग गए, मैदान छोड़ के भाग गए। आप नहीं, मैदान छोड़ के भाग गए। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपने चिंता, आपके एक किसी लीडर ने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी में लीडर ऐसे हैं जो सरकार में थे तो सरकार को लूटा, सरकार से बाहर रहे तो पार्टी को लूटा। तो ये लुटेरे लोग हैं। कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस के किसी लीडर ने कहा कि सरकार को में थे तो सरकार को लूटा और देश को लूटा, और जब सरकार से बाहर निकले तो पार्टी को लूटा। अब ऐसे लोग मैदान में कभी लड़ेंगे क्या? नहीं लड़ेंगे, इसलिए कि उनको तो अपनी चिंता थी। यहां पर हमें समाज की चिंता है। समाज के लिए जो इश्यू है वो उठाते हैं। समाज के लिए अगर इश्यू है कि भाई कर्फ्यू नहीं लगा तो नहीं लगा, ये एक बात तो आज यूथ से पूछिए, वहां कर्फ्यू नहीं देखा तो नहीं देखा ना, इसलिए कि वहां की सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को इस मजबूती से रखा कि वहां पर कभी आप जो राइट कराने का जो आपका जो स्कीम रहता था वो फेल हो गया। अब भाई कांग्रेस के इतिहास में देखिए, राइट्स ही राइट्स, मुस्लिम को समाज को डरा के उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। और एक दूसरी पार्टी है, एक दूसरी पार्टी है ओवैसी की पार्टी, जो अनदर वो भी डरा के आपके वोट ले रही है। आप खुद देखिए ना कि आपके सामने आप ठेकने जो है, आप नीचे जो है आपने ठेकने ये कर रहे हैं कि आप उनके सामने झुक गए। भाई ये तो देखिए, आपके ही वोट ले रहा है। ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी का सीधे स्पेस आपको दे रहे हैं, तो खुद जानते बुझते दे रहे हैं। तो हम पे क्यों ठेकरा पड़ रहे हैं? दूसरी पार्टियां भी तो आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, मैं इसका सापरा जी से जवाब लूं। आपको कुछ नहीं तो ये सब मुद्दे सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। हकीकत है कि ये सारे मुद्दे नहीं, वहां पर विकास के मुद्दे थे। और विकास का मुद्दा क्या था? आपके घर में बिजली पहुंचना, आपके घर में माल पहुंचता है, यहाँ बिजली पहुंच रही है, पानी पहुंच रहा है, छत पहुंच रहे, यहाँ पर खाने का सामान पहुंच रहा है। ठीक है, मैं इसका सापरा जी से जवाब लूं, पहुंच रहा है, लेकिन मैं वारिस पठान जी के बाद, ठीक है जफर साहब करता होगा, आपके लीडर्स को तो माल बनाना है, यहाँ हम लोगों की चिंता है। ठीक है, मैं इसका जवाब लूं सापरा जी से, लेकिन वारिस पठान कुछ कहना चाह रहे हैं। वारिस पठान, आपकी बातों को सापरा जी कह रहे हैं मजाकिया बात करते हैं, हास्यास्पद बात करते हैं। 13 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, वोट काटने के लिए आते हैं और बाद में कहते हैं कि हम पिछड़ों के और दलितों के विकास की बात करने के लिए आते हैं। देखिए, मजाक तो पूरे कांग्रेस का बन गया है देश में। हम तो आज मजाक बने, कल मिसाल बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए, मिसाल बनेंगे, जीतेंगे हर जगह। मैंने पहले ही कहा ना, हम तो सिर्फ 13 सीट पे लड़े। चलिए, आप में हिम्मत है, हरा दीजिए ना बीजेपी को 169 सीट पे। किसने रोका है आपको हराने से? आप खुद में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे कि क्यों आप हार रहे हो, और आपकी हार का टिकड़ा हमारे सर फोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी वाला भी लड़ रहा है कि उसको नहीं बोलते कि उसने आपके वोट काटा। अरे आप में ताकत नहीं है, 27 साल उनको हरा नहीं सके।
हम नहीं रहे थे 27 साल, क्यों आपने बीजेपी को जीतने दिया? इसका कोई जवाब है आपके पास? जवाब है मेरे पास, क्योंकि आप में ताकत नहीं है हराने की बीजेपी को, तो आपकी हार का टिकरा हमारे सर डालेंगे। अब बीजेपी की बात, अभी जफर इस्लाम साहब ने कहा कि हम विकास के मुद्दे पर लड़े, जाकर लोगों ने हमको वोट दिया, जीते। सुनिए, लव जिहाद विकास का मुद्दा था, हाँ, जिन्ना विकास का मुद्दा था, पाकिस्तान विकास का मुद्दा था। अरे अगर पाकिस्तान और जिन्ना नहीं होते तो बीजेपी तो चुनाव भी नहीं लड़ती। इनको तो दो मुद्दे चाहिए, इसीलिए तो मोदी जी चले गए बिरयानी खाने, अडवाणी चले गए जिन्ना की कब्र के ऊपर, वारिस पठान के दादा कभी नहीं गए पाकिस्तान। मगर इनको मुद्दों से, लोगों के जो मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने की पॉलिटिक्स तो भाजपा बहुखूबी निभाती है। लोगों ने इनसे सवाल किया था कब कम होगा पेट्रोल डीजल गैस का भाव, इनके पास जवाब नहीं था। लोगों ने इनसे सवाल किया 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हुई थी, युवा बेरोजगार घूम रहा है, इनके पास जवाब नहीं था। लोग इनसे सवाल कर रहे थे कि डॉलर के बनिस्बत रुपया 83 रुपया हो गया है, कब कम होगा, कोई जवाब नहीं। 15 लाख का जुमला भी जुमला रहेगा। लोग इससे सवाल कर रहे थे कि मोरबी का जो पुल का हादसा हो गया जिसमें 150 लोगों की जानें चले गई, 50 बच्चों की जानें चले गई, तो उनका जो कॉन्ट्रैक्टर था जिसके साथ मोदी जी चाय पी रहे, उसको कब आप सलाह कौन से डालोगे? जी, कौन से लोग सवाल कर रहे थे? ये इंचार्ज मेन कौन से लोग सवाल कर रहे थे? अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, उसको तो आपने वारिस पठान जी, कौन से लोग सवाल कर रहे थे? मैं सापरा जी से भी सवाल पूछना चाहता हूं, जो मुद्दों की बात सापरा जी कर रहे हैं या जो जिन पॉइंट्स की बात आप कर रहे हैं, उत्तर अभी मैं बताता हूं, सुनिए। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों के रिजल्ट आए ना, 680 सीटों में से कांग्रेस महज 56 जीत पाई। कौन से विपक्षी ताकत, विपक्षी एकता, विपक्षी गठबंधन की बात करते हैं? महागठबंधन की भी बात करते थे ना। महागठबंधन का क्या हुआ 2019 में? नेता नहीं मिल रहा था महागठबंधन को सापरा जी। विपक्ष अगर मजबूत रहेगा तभी लोकतंत्र मजबूत रहेगा, ये तो हर कोई जानता है, ये बच्चा बच्चा जानता है। तो फिर आखिर विपक्ष को अपने फायदे, मैं 2024 की, सापरा जी 2024 की बात करता हूं, 2024 के मुकाबले में नरेंद्र मोदी के सामने कौन सा विपक्षी एकता टिकेगा, कौन सा विपक्ष का नेता टिकेगा, आपको क्या लगता है? देखिए विवेक जी, आप मुझे ये भी बता दीजिए, आप अगर भविष्यवाणी करना जानते हैं तो मुझे इस एक चीज का और उत्तर दे दीजिएगा कि 2004 के अंदर भी बिल्कुल इस तरह की परिस्थिति थी। 2004 में इनका शाइनिंग इंडिया का प्रचार कितना बड़ा था वो आपको याद होगा। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जो एक नरेंद्र मोदी से भी बड़ा चेहरा थे, तो एक नरेंद्र मोदी से बड़ा चेहरा जो उस समय था और शाइनिंग इंडिया के प्रचार के बीच भी क्या किसी को पता था कि कांग्रेस पार्टी की 140 सीटें आ जाएंगी? क्या किसी को पता था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह विकल्प बनेंगे अटल बिहारी वाजपेयी का? डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और 10 साल कामयाबी से उन्होंने सरकार चलाई, देश के अंदर नए संशोधन किए, देश के अंदर नए कानून लाए, देश के अंदर जो पॉलिसीज नवी बनी है, वो फाइनेंशियल पॉलिसी हो या फॉरेन पॉलिसी हो, वो सारी पॉलिसीज जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की पॉलिसी थी वही नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आगे उसको इंप्लीमेंट करना शुरू किया, उसी को चला रहे हैं। तो आप ये कहना छोड़ दें कि कोई विकल्प नहीं है। विकल्प बनता है, विकल्प होता है, वो समय पर तराश करके सामने लाया जाता है। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे राज्य आपने गिनाए तो ये भी बताइए कि केरला के अंदर ये शून्य क्यों है, तमिलनाडु के अंदर ये शून्य क्यों है, पंजाब के अंदर मात्र 2 सीटें इनको मिली हैं, सिक्किम के अंदर क्यों इनको कम सीटें हैं? ऐसे तमाम सारे मैं भी राज्य गिना सकता हूं जहां पर भारतीय जनता पार्टी 0 से लेके 5 सीटों के अंदर अंदर है। तो कहीं कहीं पर इनको मेहनत करनी है। हाँ, हमको भी मेहनत करनी है, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। जो आदरणीय राहुल गांधी जी जो विषय को लेकर के चले हैं भारत जोड़ो यात्रा में, देश में जो विभाजनकारी राजनीति चल रही है, जो इनकम इनइक्वालिटी चल रही है, देश के अंदर घृणा की राजनीति जो चल रही है, गुस्से की राजनीति जो चल रही है, उसके खिलाफ जो भारत जोड़ने का प्लान, एक भारत के लिए एक बड़ा प्लान श्री राहुल गांधी जी के पास में है, वो इंप्लीमेंट करने के लिए वो 3570 किलोमीटर चल रहे हैं, 150 दिन तक चलने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका मजाक उड़ाना चाहते हैं। जो व्यक्ति घर घर जाके सड़कों पर जाकर के गरीबों को मिलता है, उनकी तकलीफ सुनता है, उनका ये मजाक उड़ाना चाहते, ये इनका अहंकार है। ठीक है, मैं इस पर जयेश शाह का कमेंट लेता हूं, फिर जफर सलाम आपके पास आ रहा हूं। अहंकार हर व्यक्ति का टूटा है। सापरा जी कह रहे हैं जयेश शाह की भारत जोड़ो यात्रा से 2024 में बहुत इंपैक्ट होगा, और राहुल गांधी जी 2024 के लिए एक तरह से प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो दबी जुबान में ये बात कर रहे हैं, लेकिन कहने का जो उनका एक तरह से आप लहजा कह ले या फिर मकसद कह ले, वो कुछ इसी तरह से नजर आ रहा है। जयेश शाह जी।
अगर 2024 के लिए अगर राहुल गांधी तैयारी कर रहे होते भारत जोड़ो यात्रा से, तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरात क्यों नहीं आई? गुजरात में चुनाव थे। राहुल गांधी की यात्रा गुजरात चुनाव पे ऐसा होना चाहिए था कि वो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस गौरव यात्रा के रूप में कम से कम 1 महीना तक गुजरात में घूमने चाहिए थी और गुजरात का ज्यादातर इलाका राहुल गांधी को कवर करना चाहिए था। 2017 के चुनाव में राहुल गांधी ने 77 सीटें जब जीती थी कांग्रेस ने, तब 70 से ज्यादा रैलियां की थी, जाहिर सभा पब्लिक मीटिंग किया था मैं और इनका उत्तर बहुत देना समय चाहूंगा। गुजरात को दिया था। तो आज इस बार राहुल गांधी ने सिर्फ 2 रैली की, उनको हॉल्ट करके भारत जोड़ो यात्रा को एक हॉल्ट दे के कांग्रेस गौरव यात्रा के रूप में गुजरात आना चाहिए था, क्योंकि 26 लोकसभा की सीटें जी। गुजरात से निकलती है। कांग्रेस 2 चुनाव से एक भी सीट नहीं जीत रही है, तो उनको गुजरात को मजबूत करना चाहिए था। गुजरात को मजबूत करना कांग्रेस के लिए बहुत मैं बड़ी इनका बात उत्तर नहीं दे है। दूं? जी नहीं सापरा जी, अभी मैं भी आ रहा हूँ, बोल रहा हूं। जफर इस्लाम जी की बारी है, फिर वो क्योंकि- मैं उनसे एक सवाल लेके फिर मैं आपके पास क्योंकि आता हूँ। उत्तर ही नहीं, विवेक क्या जी, उत्तर विवेक देंगे जी, भाई? साबरा जी, एक इन्होंने सेकंड, कोई आप एक सवाल बार में जवाब पूछे दीजिएगा, तो उसी जफर जी समय भी सवाल उत्तर पूछेंगे देना अभी आपसे। चाहिए ना। अभी आपसे बाद में जफर जी भी उत्तर सवाल देना पूछेंगे। चाहिए। आपने नफरत की राजनीति वाली बात कही, मैं एक जवाब ले लूं। जफर इस्लाम जी नफरत की राजनीति की बात कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति बीजेपी करती है, इसलिए बीजेपी तमाम स्टेट्स में आ गया है और राहुल गांधी उसी के खिलाफ लड़ने के लिए निकले हैं। देखिए, ये इस बात पे कोई सच्चाई नहीं है। देखिए राहुल, आप कभी जो भी जैड शायद जो भी बोल रहे थे आपके पॉलिटिकल एनालिस्ट, बिल्कुल सही कर रहे थे। कोई भी जरा सा भी उसको जो दिमाग होगा वो यही पूछेगा भाई कमांडर क्यों भाग गया? इसलिए कि हार का ठिकरा जो है ना वो अपने माथे पे नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए वो भाग गए। वो चाहते हैं कि भाई अभी जो उनके नए जो बने प्रेसिडेंट, जो उनको जो उसको मतलब उनके इशारे पे नाचने वाले जो प्रेसिडेंट बने हैं, वो उन्होंने उनको खड़ा कर दिया। वो भी कुछ नहीं कर रहे थे। तो इससे समझ में आता है कि देखिए इनकी सब बातें झूठी है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप आ जाते हैं गुजरात में भाई। कि अगर आपको लग रहा था कि यहाँ पर डिविसिव पॉलिटिक्स है तो आप जरा सा कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। हकीकत है ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर ना तो ऐसा कोई है। कर्फ्यू लगाने वाले यही लोग थे जो कर्फ्यू लगा के रखते थे पूरे साल भर। अब वो सब खत्म हो गया तो इनको ये सब बातें कहने का मतलब कोई लेकिन हर चुनाव में आप पर ये सवाल क्यों उठता है जफर इस्लाम जी? जी मैं आपसे सवाल ही लेता हूं। हर चुनाव में आपसे सवाल क्यों उठता है कि आप पेट्रोल डीजल पर बात नहीं करते, आप महंगाई पर बात नहीं करते, आप इन्फ्लेशन पर बात नहीं करते, आप जो जनता की परेशानी उस पर बातचीत नहीं करते, आप लोगों को जिस तरह की दिक्कतें हो रही है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से उस पर बात नहीं करते आप, लेकिन चुनाव जीत जाते हैं आप। कैसे नहीं करते हैं? हर चीजों पे करते हैं। नहीं, हर चीजों पे करते हैं। लोगों का विश्वास है कि अगर कोरोना हुआ है, पूरी दुनिया जूझ रही है, तो हिंदुस्तान कोई अलग से तो नहीं, दुनिया से तो अलग नहीं है। अगर सप्लाई चेन में डिसरप्शन है तो जाहिर है उस पर असर तो जो है पड़ेगा ना। कमोडिटी प्राइस पे पड़ेगा तो जाहिर है आपके जो प्राइसेस है इन्फ्लेशन बढ़ेंगे। लेकिन दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो हर लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है मजबूत स्थिति में है। यहाँ इन्फ्लेशन भी जो है, जो लोग जो डबल डिजिट इन्फ्लेशन सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में डबल डिजिट इन्फ्लेशन करवा दिया था, तो उसको जरा उनसे पूछिए। वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो बंद नहीं हुई थी, यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो गई। यूक्रेन वार के बाद सप्लाई चेन बंद हो गया, उसके बावजूद देश मजबूत स्थिति में है। ये पूरी दुनिया मानती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखिए, IMF की रिपोर्ट देखिए, दुनिया के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट देखिए, इंडिया के बारे में अच्छी बातें लिखता है। और इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जरा उन लोगों के बारे में जो सोचिए जिनके इशारे पे आप नाचते थे, उनकी हालत क्या है। आप अपनी बातें तो जरा डबल डिजिट की तो बताइए, क्यों डबल डिजिट था? नहीं, मैं आप ही सापरा जी, आप ही लोगों के सवाल पूछ रहा हूं मैं, और आपसे भी मैंने 2-3 सवाल इकट्ठे लिए थे। ऐसे कोई घबराने और चिंता करने वाली बात नहीं है। कभी कभी 2 सवाल इकट्ठे ले सकते हैं। अगर भाषण दे रहे हैं, वो उत्तर नहीं दे रहे हैं। आपका उत्तर मैं लूंगा। हम बोल रहे तो सर मैं आपका उत्तर लूंगा। मैं कभी कभी होता है 1-2 सवाल इकट्ठे पूछ लेते हैं, आपसे भी मैंने पूछा था, इसमें कोई ऐसे परेशानी वाली बात नहीं है। अब बताइए आपका जवाब। आपने कहा, सापरा जी मैं एक सवाल आपसे ले लूं, फिर आप उसका इकट्ठे आंसर देना। आपने कहा कि भविष्यवाणी बोलने तो क्या आपने कहा कि मुझे फिर आपको वारिस पठान जी मैं इसके बाद आ रहा हूं। ए टीम और बी टीम को बुलाना चाहिए था हमको, क्यों? वारिस पठान जी मैं आ रहा हूं इसके बाद। खाली सुनना ही है बैठ के। सापरा जी आपने कहा कि आप भविष्यवाणी करते हैं, थोड़ी आए हम लोग। आपने 5 राज्यों में 690 सीटों पर 680 उम्मीदवार उतारे, इसमें 82% चुनाव हार गए। स्ट्राइक रेट आपका 20% का। उत्तर प्रदेश में आपका 16 हो गया। राहुल गांधी को 2019 में अपनी सीट छोड़नी पड़ी और वो वायनाड से चुनाव जीते, अमेठी की सीट हार गए।
तो ये जो सवाल बार बार उठ रहे हैं इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इसके नीचे फैक्ट्स हैं। ये फैक्ट्स के आधार पर हमने आपसे सवाल पूछा। सापरा जी, नहीं देखिए, राहुल गांधी जी अगर वायनाड की सीट से चुनाव जीते तो वायनाड जो है वो हिंदुस्तान में ही है, कोई पाकिस्तान में नहीं है। ये मेरा उत्तर है आपको। दूसरी बात, जो जयेश शाह जी बात कर रहे थे, जयेश शाह जी ने बहुत कोशिश की कि वो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा कवर फायर दे दे, लेकिन मैं उनको हकीकत बताना चाहूंगा कि ये जब भारत जोड़ो यात्रा प्लान हुई थी तब ये चुनाव की तारीखें नहीं डिक्लेयर हुई थी। और ये भी बता दूं, जब भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू की 7 सितंबर को, तो 5 सितंबर को राहुल गांधी जी पहले वहीं पर आए थे, गुजरात में आए थे, गांधी आश्रम पर माथा टेका था, पब्लिक रैली करी थी। चुनाव के दौरान भी उन्होंने जाकर के 2 रैलियां की हैं। अब सवाल ये है, जो आप कहते कि गुजरात क्यों नहीं आए राहुल गांधी जी उस यात्रा को लेकर के, ये मैं पहले बता चुका हूं कि वो यात्रा पहले प्लान हुई है और वो यात्रा सीधी थी। पूरी दुनिया उस को पता यात्रा था को गुजरात में इलेक्शन लाने होने से वाले हैं, उसमें साल के अंत डाइवर्जन में। होता था। अब मेरी बात पूरी दुनिया को पता था। दिसंबर जल्दी आंसर कीजिए, मैं वारिस पठान जी के दूसरी पास बात। जा रहा हूं जी, जल्दी से कीजिएगा। दूसरी बात, वक्त सीमित है। नहीं, मेरी जी, बात बोलिए, पूरी होने दीजिए, मैं किसी के बीच आप में नहीं बोलिए बोल सर, रहा बोलिए, था। बोलिए सर, कि बोलिए, जब हाँ, कि जब बोलिए। गुजरात में एक तो वो सीधे रूट पर गुजरात नहीं आता था, दूसरी बात अगर गुजरात में जाते तो हिमाचल में भी जाना था, और दोनों आपको पता है उसकी भौगोलिक परिस्थिति क्या है, और एक ही समय में ज्यादा ठीक है, अंतर मैं वारिस नहीं था, पठान ये जी के दोनों पास जा रहा हूं। चुनाव सर, थे, मुद्दा ये तो नहीं है दोनों कि राहुल जगह गांधी की जाया यात्रा नहीं जा कहां सकता था, पहुंची। लेकिन निश्चित रूप से मुद्दा ये गुजरात है में कि भी आज जाएंगे देश और में हिमाचल मोदी में भी के जाएंगे मुकाबले और के सिक्किम लिए में भी विपक्ष जाएंगे का राहुल कौन सा गांधी नेता जी। मौजूद है। वारिस पठान जी से आंसर लूं मैं, उसके बाद फिर बाकी मेहमानों की तरफ। मेरे पास वक्त सीमित है। सापरा जी, माफ कीजिएगा। वारिस पठान जी, देखा, अभी आपने मुझे काटा ना। सर, मैं अब डिबेट एंड की तरफ ले जा रहा हूं। मैं फाइनल आंसर सबसे लूंगा। वारिस पठान जी यही आरोप मुझ पर लगा रहे हैं। वारिस पठान जी, बोलिए आप। बीच में से काट जी। करके दूसरा प्रश्न वारिस पठान को पूछ जी, रहे हैं। वारिस पठान जी, ये गलत सापरा तरीके जी, की डिबेट अरे है। सापड़ा साहब सुनिए ना, जब मैं तो खामोश बैठा था जब सब बोल नहीं, रहे ये थे। गलत तरीके की डिबेट खामोश, है। ये खामोश, मेरा सापड़ा जी, प्रोटेस्ट सुन है। लीजिए मेरी बात। ये देखिए मेरा प्रोटेस्ट है। ये आप नहीं रजिस्टर Crux of करेंगे the तो issue आपके क्या है दर्शक पता है रजिस्टर आपको? करेंगे कि बीजेपी के प्रवक्ता को 4 देखिए- मिनट 5 मिनट बिना अच्छा, टोके सुनिए, सुनते सुनिए। हैं, और सापरा कांग्रेस जी, के प्रवक्ता को टोक करके और डिबेट को डाइवर्ट करते हैं। सापरा जी, आप मैं ये बोल रहा हूं, आप ये मेरी डिबेट बात दोबारा आप उठा के प्रोटेस्ट देख कर लीजिए, लीजिएगा। धरना आंदोलन सब आप ये कर डिबेट दीजिए। दोबारा उठा के देख लीजिएगा, उसके बाद आप सवाल कीजिएगा। अरे वारिस मेरी पठान जी, बात हाँ। हो जाए उसके बाद आप प्रोटेस्ट मैं धरना दोबारा आंदोलन सब उठाने कर की दीजिए। जरूरत नहीं, सापरा मैं कोई जी, नया मेरा प्रवक्ता बात नहीं को जाने हूं। दीजिए। नहीं, देखिए, आपकी बात सुनिए, आपकी सुनिए, बात सापरा जी, करिए, देखिए, लेकिन मैं मोदी हकीकत को बता रहा हूं कि हराना- बीजेपी के प्रवक्ता को 4 से 5 मिनट बिना टोके दिए जाते हैं, और वारिस अरे पठान साहब, तुमको बोलने भी टोका दीजिए। वारिस जाएगा। पठान जी, जल्दी जल्दी आप पूरा कीजिए, अपनी लाइन जल्दी पूरी कीजिए। वारिस पठान जी, हाँ, हाँ, अच्छा सुन लीजिए। मोदी को हराना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आसानी के साथ हराया जा सकता है। मोदी वेव को खत्म कर दिया जा सकता है। बस शर्त यह है कि जो अपोजिशन है मेजर, जो अपने आप को सेक्युलरिज्म के नाम पे डंका बजाते हैं, वो मजाक करना छोड़ दे, सीरियस हो जाए, प्रॉपर रीत से रणनीति तैयार करे, हरा सकते हैं। हम तो बोलते ना, आइए हम हराएंगे बीजेपी को। बिल्कुल देखना हमारे होगा कि कांधे से 2024 में कांधा प्रॉपर मिलाएंगे, रणनीति लड़ेंगे, कितनी तैयार हराएंगे, की हम जाती है, बोलते हैं, विपक्ष बीजेपी को कितना हराएंगे। सीरियस होता है और विपक्ष कितना मजबूती दिखाता है आम चुनाव को लेकर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास सीमित वक्त था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।